यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? होप सो आप सब बढ़िया होंगे। सो स्टूडेंट्स, इन आवर लास्ट क्लास वी हैव स्टार्टेड द चैप्टर ऑफ स्मॉल स्केल बिजनेस। स्मॉल स्केल बिजनेस में मैंने आपको स्मॉल स्केल बिजनेस एक्सप्लेन करा एंड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। सो आवर टुडेज टॉपिक इज एंटरप्रेन्योरशिप। आपने पहले ये कभी वर्ड सुना होगा बच्चों, एंटरप्रेन्योरशिप। एंटरप्रेन्योरशिप, व्हाट इज एंटरप्रेन्योरशिप? तो बच्चों, एंटरप्रेन्योर से ये वर्ड बना है एंटरप्रेन्योरशिप। एंटरप्रेन्योर इज द ओनर। एंटरप्रेन्योर इज अ पर्सन हु वांट्स टू कैरी ऑन द बिजनेस। वो उसमें क्या करता है? चेंजेस करता है, वो उसमें मॉडिफिकेशंस करने की कोशिश करता है। उसे लगता है मैं जो भी बिजनेस कैरी ऑन कर रहा हूँ मुझे उसमें रीजनेबल प्रॉफिट्स होने चाहिए, वैल्यू प्रोवाइडेड होनी चाहिए, सोसाइटी की सेटिस्फेक्शन के लिए, कस्टमर की सेटिस्फेक्शन होनी चाहिए। तो एंटरप्रेन्योरशिप इज द, ये एक प्रॉपर्टी है, ये एक प्रिविलेज है जो हम सोसाइटी को प्रोवाइड कर रहे हैं। कोई भी एंटरप्रेन्योर ये नहीं चाहेगा कि वो सोशल वेलफेयर के लिए काम करे अनटिल अनलेस उसमें उसको प्रॉफिट अर्न ना हो। तो बेसिकली जो है हमारी कंट्री में क्या प्रॉब्लम फेस हो रही है कि आप दूसरी कंट्रीज पे डिपेंडेंट है। आज भी हमारी कंट्री जो है वो फुली इंडिपेंडेंट नहीं है। हमारी कंट्री को क्या करना पड़ रहा है? इंपोर्ट करना पड़ता है गुड्स का। उसके लिए हम फॉरेन करेंसी पे बच्चों डिपेंडेंट रहते हैं। बैंक से आपको फॉरेन करेंसी एक्सचेंज करवानी पड़ती है, उसकी भी आपकी एक लिमिट है, वो भी लिमिट के अंडर में ही होता है। तो अगर हम इसे इस टाइप से सोचें कि उन कमोडिटीज और उन गुड्स को अगर एंटरप्रेन्योर खुद से मैन्युफैक्चर करना स्टार्ट कर दे, दैट इज नोन एज इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन। इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन कि व्हाट आर यू आर इंपोर्टिंग फ्रॉम अदर कंट्री, आप उसको यहाँ पर खुद बनाओ। खुद बनाने से क्या होगा? हम सेल्फ डिपेंडेंट रहेंगे। दूसरी कंट्रीज पे जो हमारी डिपेंडेंसी है वो लेस हो जाएगी। जो हम फॉरेन एक्सचेंज करवाते हैं, फॉरेन करेंसी में चेंज करवाते हैं, वो कम होगा। फॉरेन एक्सचेंज विल बी लेस बिकॉज जब आप इंपोर्ट करते हैं तो हमें जो पेमेंट है वो पर्टिकुलर कंट्री की फाइनेंशियल टर्म्स में करनी होती है, करेंसी में करना होता है, जिसके लिए आप बैंक से जो है करेंसी एक्सचेंज करवाते हैं। तो बेसिकली इसमें क्या आता है? प्रेजेंट कंडीशंस के अकॉर्डिंग डेवलपिंग कंट्रीज में क्या डिमांड हो रही है कि उन गुड्स को हम खुद प्रोड्यूस करें ताकि नेशनल वेल्थ का आउटफ्लो बंद हो जाए, रिड्यूस हो जाए। जो आउटफ्लो हो रहा है नेशनल वेल्थ का, इट कैन बी रिड्यूस, उसे आप कम कर सको, नेशनल वेल्थ का आउटफ्लो लेस हो। फॉरेन एक्सचेंज जो है हमें कम एक्सचेंज करानी पड़े, फॉरेन करेंसी। नेक्स्ट इज वी हैव टू प्रोड्यूस मोर एंड मोर कंज्यूमर गुड्स एंड सर्विसेज, ताकि आप अपनी जो लोकल नीड्स हैं इनिशियली हम इन्हें फुलफिल करें। लोकल नीड्स को फुलफिल करना बहुत इंपॉर्टेंट है, इंस्टेड कि आप उन्हें बाहर एक्सपोर्ट करें। तो इम्पोर्ट सब्स्टिट्यूट गुड्स में क्या आता है कि जो भी हम बाहर से मंगवा रहे थे हम उसे खुद से यहाँ बनाएं। कंज्यूमर गुड्स एंड सर्विसेज है, उससे क्या होगा? अगर हम यहाँ पर खुद बनाएंगे, उनका प्रोडक्शन करेंगे, जो आप इनिशियली इंपोर्ट करते थे, जो हम गुड्स को बाहर से इंपोर्ट करते थे, इट लीड्स टू आपका जो कंट्री का प्रोडक्शन है गुड्स का वो इंक्रीज होगा। उससे क्या होगा? यू आर एबल टू इवन एक्सपोर्ट प्रोडक्शन ऑफ दोज गुड्स एंड सर्विसेज। अगर हम यहाँ इटसेल्फ खुद बना रहे हैं हम उस गुड्स का एक्सपोर्ट कर सकते हैं। तो नीड फॉर एंटरप्रेन्योरशिप में क्या आएगा? अगर हम नीड की बात करें, फर्स्ट पॉइंट आएगा हमें एंटरप्रेन्योरशिप की नीड क्यों है? लाइफलाइन ऑफ अ नेशन, इट एक्ट एज अ लाइफलाइन ऑफ नेशन। वो कैसे? एंटरप्रेन्योरशिप इज अ यार्डस्टिक विद द हेल्प ऑफ विच हम डेवलपमेंट को कंट्री की मेजर करते हैं। जैसे यूएस, यूके है, ये वेल डेवलप्ड एंटरप्राइजेज है, तो सभी को इस टाइप से अपने ट्रेड को इंक्रीज करना है सो दैट हम भी डेवलप्ड कंट्रीज के कंपटीशन में आ सकें। देन इज द प्रोवाइड इनोवेशन। आपको अपने प्रोडक्ट में जो चेंजेस, इन्वेंशन मीन्स टू इंट्रोड्यूस समथिंग न्यू,
एंड इनोवेशन इज टू मेक चेंजेस, उसमें कुछ अगर हम चेंजेस करते हैं, इनोवेशन इज टू इंट्रोड्यूस समथिंग न्यू इन योर प्रोडक्ट, टू इंट्रोड्यूस न्यू टेक्नोलॉजी, अगर हम न्यू टेक्नोलॉजी को इंट्रोड्यूस करते हैं या न्यू मार्केटिंग स्किल्स को इंट्रोड्यूस करते हैं सेल्स के लिए, ये सब इनोवेशन होता है। एंटरप्रेन्योर ही एक ऐसा पर्सन है, इनोवेटर है, जो इन सब में न्यू टेक्नोलॉजी, न्यू मार्केटिंग स्किल्स लाने की ट्राई करता है। देन इज द ग्रोथ ऑफ इकोनॉमी। नेक्स्ट पॉइंट आता है आपका बच्चों, कंट्री की ग्रोथ। एंटरप्रेन्योर शुड ऑलवेज रेडी टू अडेप्ट चेंजेस। अगर वो चेंजेस को अडेप्ट करने के लिए एग्री नहीं होता हमेशा, तो वो अपनी इनोवेशन नहीं कर सकता। इनोवेशंस के लिए आपको जो भी न्यू चेंजेस लेकर आने हैं, उसके लिए यू हैव टू अपने आप को हमेशा प्रिपेयर्ड करना है, आपको रेडी रहना है कि आप हमेशा चेंजेस का वेलकम करें, सो दैट आप इनोवेशंस ला सकते हैं इजीली। किसी भी कंट्री की ग्रोथ के लिए बच्चों ये बहुत जरूरी है कि चेंज होने चाहिए, बिना चेंजेस के ग्रोथ पॉसिबल नहीं है। अगर हम न्यू मशीनरी लेकर आते हैं या कोई भी न्यू टेक्नोलॉजी लेकर आ रहे हैं, तो उसे एंटरप्रेन्योर को हैप्पीली एक्सेप्ट करना पड़ेगा, अडेप्ट करना पड़ेगा अकॉर्डिंग टू दैट। तो नेक्स्ट आता है इसमें आपका ग्रोथ ऑफ इकोनॉमी। एक एंटरप्रेन्योर ऑलवेज क्या ट्राई करता है कि कॉस्ट शुड बी मिनिमम। इकोनॉमी की ग्रोथ के साथ साथ नेक्स्ट पॉइंट आता है मिनिमम कॉस्ट, कि उसका प्रॉफिट ज्यादा होना चाहिए एंड कॉस्ट जो है वो कम होनी चाहिए। कॉस्ट कम तभी होगी आप लार्ज स्केल पे प्रोडक्शन कर रहे हैं एंड आपको लगता है कि मैं रिसोर्सेज का ऑप्टिमम यूटिलाइज करूं। ओनली ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज मेक्स द कॉस्ट लेस। अगर आप रिसोर्सेज की वेस्टेज नहीं कर रहे हैं, उस केस में आपकी कॉस्ट क्या हो सकती है, मिनिमाइज, एंड योर प्रॉफिट मार्जिन शुड बी मोर। नेक्स्ट पॉइंट आता है बच्चों इसमें एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज। एंटरप्रेन्योरशिप जो है वो क्या कर रहा है, बिजनेस कर रहे हैं, प्रोडक्शन कर रहे हैं, तो यहाँ पर वो बहुत सारे लोगों को जॉब अपॉर्चुनिटीज भी प्रोवाइड कर रहा है। डायरेक्टली इनडायरेक्टली इकोनॉमी की ग्रोथ ऐसे भी पॉसिबल है, एज वी ऑल नो कि हमारी कंट्री का जो लेवल है दैट इज लो। आवर कंट्री इज अंडर डेवलपिंग कंट्री। यहाँ पर ज्यादा जो प्रॉब्लम है वो अंडर एम्प्लॉयमेंट की है। तो उस प्रॉब्लम को हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं, आप अपने जो भी फैक्ट्री, जो भी बिजनेस सेटअप कर रहे हैं, यू कैन प्रोवाइड जॉब्स, यू कैन प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट टू अ लार्ज सेक्शन ऑफ सोसाइटी थ्रू विच दे कैन रेज देयर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। उनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग होगा रेज, इससे ऑटोमेटिकली कंट्री की इकोनॉमी की ग्रोथ भी होगी एंड आपको प्रॉफिट्स भी होंगे। तो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज इसका अच्छा पॉइंट है। लो क्लास का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग रेज होगा, इनकम जनरेट होगी, इकोनॉमी की ग्रोथ होगी। इसके बाद बच्चों जो नेक्स्ट आता है वो है प्रोसेस ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप। अभी मैंने आपको एंटरप्रेन्योरशिप का मीनिंग क्लियर करा कि एंटरप्रेन्योर वो पर्सन है जो प्रॉफिट्स को मैक्सिमाइज करने की सोचता है और उसे ये लगता है कि हमारी कंट्री से जो भी करेंसी बाहर जा रही है, फॉरेन करेंसी आपको ज्यादा चेंज नहीं करवानी पड़े। वेनेवर भी हम इंपोर्ट करते हैं गुड्स का, जब भी वी हैव टू मेक द करेंसी को आपको उसी पर्टिकुलर करेंसी में एक्सचेंज कराना पड़ता है। एंड इससे क्या होता है, हमारी इकोनॉमी में जो भी फॉरेन एक्सचेंज है वो ज्यादा होता है एंड नेशनल वेल्थ का आउटफ्लो बढ़ता है। तो वी हैव टू रिड्यूस द ऑप्शन ऑफ दिस नेशनल वेल्थ कि उसका आउटफ्लो ज्यादा ना हो। फॉर दैट फॉर दैट हम जो भी सब्सटीट्यूट कर रहे हैं हमें उसे खुद मैन्युफैक्चर करना है। हम ये करने से क्या होगा, आपको एक प्लस पॉइंट मिलेगा कि इंपोर्ट सब्सटीट्यूशन अगर रिड्यूस होता है, प्रोडक्शन इंक्रीज होगा विच लीड्स टू ग्रोथ ऑफ इकोनॉमी। आप इनोवेशन कर सकते हो उसमें एंड इट प्रूव्स एज अ लाइफलाइन फॉर नेशन। नाउ कम्स टू द टॉपिक प्रोसेस ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप। Now our next topic is process of entrepreneurship. Entrepreneurship के प्रोसेस में फर्स्ट पॉइंट जो आएगा दैट इज सेल्फ डिस्कवरी।
सेल्फ डिस्कवरी क्या है बच्चों? एंटरप्रेन्योर इज द पर्सन जो ये एनालाइज करेगा कि उसकी स्ट्रेंथ क्या है एंड उसकी वीकनेस क्या है। लाइक आपकी जो 11th क्लास है, आपको उसमें खुद एनालाइज करना है कि आपको आपका सिलेबस कितना अच्छे से आता है एंड वेयर यू नीड्स इम्प्रूवमेंट। सिमिलरली ईच एंड एवरी एंटरप्रेन्योर नीड्स वेरी वेल कि उसकी स्ट्रेंथ क्या है, उसके पॉजिटिव पॉइंट्स क्या है एंड उसकी वीकनेस क्या है, वो कहाँ लैक कर रहा है, वेयर ही नीड्स इम्प्रूवमेंट एंड व्हाट आर इट्स पॉजिटिव एस्पेक्ट्स। ये हर एंटरप्रेन्योर को एनालाइज करना होता है सो दैट वो अकॉर्डिंगली उस पर वर्क कर सके। देन इज द आइडेंटिफाइंग अपॉर्चुनिटी। फर्स्ट इज द सेल्फ डिस्कवरी, नेक्स्ट इज द आइडेंटिफाइंग अपॉर्चुनिटीज। Entrepreneur always tries to find out the needs, wants and problems ताकि उसे अपॉर्चुनिटी मिल सके। वो उन प्रॉब्लम्स को कैसे फाइंड आउट करता है, कैसे सॉल्व करता है। He always tries to find out the wants, needs, problem so that he may get the opportunity to solve all those problems. Then is the generating and evaluating the ideas. Generating and evaluation. Evaluation होता है आप उसके प्रॉस कॉन्स देखते हो, जो भी आइडियाज आपके माइंड में आए। जब आपके पास बहुत सारे मेजर्स अवेलेबल हैं, लाइक आप डिस्कशन कर सकते हैं अपने ओन एक्सपीरियंस के हेल्प से। ही ट्राइज टू डेवलप न्यू आइडियाज सो दैट वो अपने जो प्रॉब्लम्स है उन्हें ओवरकम कर सके। ही ट्राइज टू डेवलप न्यू आइडियाज सो दैट ही कैन ओवरकम द प्रॉब्लम्स एंड मीट द एक्सपेक्टेशंस ऑफ कस्टमर्स। फर्स्ट स्टेप में आपने देखा कि वो अपने आप को एनालाइज करता है कि उसके पॉजिटिव नेगेटिव पॉइंट्स क्या हैं। देन वो प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई करता है कि उसे कहाँ वर्क करने की जरूरत है। देन ही जनरेट्स द आइडिया सो दैट वो कस्टमर्स की सेटिस्फेक्शन के अकॉर्डिंग वर्क कर सके। नेक्स्ट आता है इसके बाद बच्चों प्लानिंग। एंटरप्रेन्योर रिसर्च करता है, अकॉर्डिंगली वो प्लान करता है किस बारे में कि बिजनेस की स्ट्रेटेजीज क्या होनी चाहिए, बिजनेस में प्लान्स क्या होने चाहिए। जब आप एनालाइज करते हो, रिसर्च करते हो, सो दैट यू गेट टू नो कि आपकी फर्दर आगे की बिजनेस में प्लानिंग क्या होनी चाहिए। इसके बाद नेक्स्ट आता है रेजिंग स्टार्टअप कैपिटल। इसका मतलब क्या है? एंटरप्रेन्योर बिजनेस प्लान के अकॉर्डिंग ये देखता है कि उसको कितनी स्टार्टअप कैपिटल की रिक्वायरमेंट है। रेजिंग स्टार्टअप कैपिटल, हाउ मच फंड्स ही रिक्वायर्ड, क्योंकि वो प्लानिंग कर चुका है। अकॉर्डिंगली अब उसे बिजनेस सेटअप करने के लिए कितनी फंड्स की रिक्वायरमेंट है एंड हाउ ही विल मैनेज। तो ही विल ऑप्ट फॉर बेस्ट ऑप्शन कि लाइक उसे शेयर्स इशू करने हैं या लोन लेना है या डिबेंचर इशू करने हैं। बेस्ट ऑप्शन उसके पास क्या है। नेक्स्ट इज द स्टार्टअप। इसमें एंटरप्रेन्योर लॉन्च करता है कि उसने एंटरप्राइज में बेस्ट ऑप्शन क्या लिया है सो दैट वो एनवायरमेंट के अकॉर्डिंग चेंजेस कर सके एंड ही ट्राइज टू डेवलप मोर कस्टमर्स। क्योंकि उसने पहले कैपिटल का स्टार्टअप देख लिया, फंड्स की रिक्वायरमेंट सेट कर ली, नाउ ही ट्राइज टू डेवलप, उसे मोर कस्टमर्स को अट्रैक्ट करना है। तो वो अकॉर्डिंग टू चेंजेस ऑफ एनवायरमेंट, एनवायरमेंटल में जो चेंजेस हो रहे हैं उसके अकॉर्डिंग वो बिजनेस में चेंजेस करेगा एंड देन वो बिजनेस को कैरी ऑन करेगा। नेक्स्ट इज द ग्रोथ। स्टार्टअप हो चुका है, नाउ द एंटरप्रेन्योर विल वर्क फॉर द एक्सपेंशन एंड ग्रोथ ऑफ बिजनेस। उसे लगता है कि अब मैं सेटअप हो चुका हूं, ही इज अर्निंग सफिशिएंट फंड्स, नाउ ही विल वर्क फॉर द एक्सपेंशन और ग्रोथ ऑफ द बिजनेस। एंड द लास्ट नॉट द लीस्ट, हार्वेस्ट। बच्चों वैसे हार्वेस्ट का मीन क्या होता है? टू कट ऑफ। यहाँ हार्वेस्ट का मीन क्या है बिजनेस में? सेलिंग द बिजनेस एंड हार्वेस्टिंग द रिवॉर्ड। अगर वो बिजनेस को अब यहाँ पर ये देखना चाहता है फाइनली उसको कितने प्रॉफिट्स हुए, वो शट डाउन कर रहा है बिजनेस को, सेल कर रहा है,
वो अपने एग्जिस्टिंग बिजनेस को किसी थर्ड पर्सन को सेल कर रहा है एंड वो उसमें देखेगा कि उससे कितने रिवॉर्ड्स मिले, उन्हें वो विड्रू करता है और हार्वेस्ट द रिवॉर्ड्स, जिससे उसे पता चलता है कि उसने टोटल क्या अर्न करा है, क्या उसकी इसमें एक्स्ट्रा प्रॉफिट्स अर्न हुए हैं इन्वेस्टमेंट से अदर देन। तो बच्चों दिस इज ऑल अबाउट द प्रोसेस ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप, जो मैंने आपको वन बाय वन एक्सप्लेन करे कि फर्स्ट इज सेल्फ डिस्कवरी, देन इज द आइडेंटिफाइंग अपॉर्चुनिटीज एंड नेक्स्ट इज द जनरेटिंग एंड इवेल्युएटिंग आइडियाज फॉर विच ही प्लान्ड कि उसे उनको कैसे सॉल्व करना है, उसे प्रॉब्लम्स देख ली है, उसने उनको आइडेंटिफाई कर लिया, ही विल डू प्लानिंग फॉर दैट। देन इज द रेजिंग स्टार्टअप कैपिटल, कि उसे बिजनेस सेटअप करने के लिए स्टार्टअप कैपिटल कितनी चाहिए, कौन से ऑप्शंस हैं उसके पास अवेलेबल। देन इज द एनवायरमेंट चेंजेस के अकॉर्डिंग वो अपना बिजनेस सेटअप करता है, जो भी उसको करना है, उसे लगता है कि हाँ जी अब मैं आइडेंटिफाई कर चुका हूँ, फाइनेंस अरेंज हो चुका है, नाउ आई एम हैविंग ऑल दोज प्री रिक्विजिट्स जो चाहिए। देन उसका ग्रोथ लेवल आता है, वो ग्रोथ लेवल पर आ चुका है, एक्सपैंड कर रहा है। देन द लास्ट इज द सेलिंग ऑफ बिजनेस, हार्वेस्टिंग, जो अपना बिजनेस थर्ड पार्टी को सेल करता है। तो बच्चों दिस इज ऑल अबाउट फॉर टुडे। यहाँ पर हमारा एंटरप्रेन्योरशिप का टॉपिक कंप्लीट होता है। तो होप सो बच्चों आप सबको ये टॉपिक क्लियर हो गया होगा, कोई डाउट नहीं होगा। स्टिल यू आर हैविंग एनी डाउट, प्लीज आस्क इन कमेंट सेक्शन। थैंक यू।